हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम दिस सेक्शन 143। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 142 तक ओवर कर लिया था। लेट मी ब्रीफ दैट पोर्शन दैट 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर था। देन हमने 143 141 3G था जो हमने बात करी थी, सीलिंग लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑडिट। और फिर 143 3G वो है डिस्क्वालिफिकेशन का, ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन को रिपोर्ट करना पड़ता है। और जो आती है बात 141 3G की, तो वो सीलिंग लिमिट है, राइट। देन उसके बाद हमने जो है डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फिर 140 सब सेक्शन 5 की ट्रिब्यूनल चेंज कर सकता है जो है ऑडिटर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करे तो भी ट्रिब्यूनल चेंज कर सकता है। ये सब चीज़ें थी। एंड फिर प्रोसीजर फॉर रिमूवल था जो हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने बोर्ड रिजोल्यूशन, रिमूवल बिफोर दी एक्सपायरी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर 139 अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट, 139 140 141 हमने पूरा पढ़ के रखा था। 142 भी हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 143 से, जो सेक्शन बड़ा था और इसमें टाइम लगता है करने में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको होल्ड पे रखा था, राइट। तो अब सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लमजी है, लेट मी ब्रीफ दैट कि 143 के अंदर लिखा वैसे ही था कि जैसा जो एक्ट में बोल के रखा था उस वैसे ही तरीके से लिखा हुआ था। कुछ चीज़ें उस टाइम लग रही थी कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए, बट हाँ, बाद में वो इंपॉर्टेंट निकल गई क्योंकि वो MCQs या किसी आंसर के एज एन एक्सट्रैक्ट पूछ लिया, तो फिर उसको लिखना पड़ गया, ठीक है। तो इसलिए फिर अब इसको कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम। सबसे पहले पावर क्या है, पावर की बात है, ड्यूटीज की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर, राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर केप्ट एनीवेयर। बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं भी रखी हो, हमको तो एक्सेस है और हम तो लेंगे, हम एक्सेस है, हमें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स ऑल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आ सकते हैं मिनट्स बुक, फिनेंशियल बुक, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स। तो ये मिनट बुक, फिनेंशियल बुक, स्टैटिस्टिकल और स्टैट्यूटरी बुक्स, ये सब कवर है। साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करी थी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ कैश, ठीक है, अमाउंट इनवर्ड या आउटवर्ड हो रहा है, सेल इन परचेस, असेट एंड लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी बुक्स जो भी बात हुई थी, स्टैटिस्टिकल बुक्स, तो यही है उधर कवर, ठीक है। और मिनट बुक और फिनेंशियल बुक्स। तो अगर बुक्स की बात करी जाए तो मिनट बुक, फिनेंशियल बुक, स्टैट्यूटरी बुक, स्टैटिस्टिकल बुक। एंड रही बात है तो रिकॉर्ड ऑफ परचेस, सेल से जो है कैश इनवर्ड आउटवर्ड, असेट एंड लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी बुक, स्टैटिस्टिकल बुक, ये है। अब पॉइंट ये आता है कि राइट टू एक्सेस ऑल टाइम्स बुक्स ऑफ अकाउंट। हम बुक्स ऑफ अकाउंट को तो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट या एसोसिएट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्ड कर सकता है फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप जो है किसी सब्सिडियरी के आपको एक्सेस करना है बुक्स ऑफ अकाउंट करो, एसोसिएट के करना है करो, ठीक है, पर विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में आप एक्सेस कर सकते हो। फिर आपके पास एक्सेस की तो बात है, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एज नीडेड टू फुलफिल द ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए अगर आपको कोई सी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। अब ओके, अब राइट टू लीन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो क्या बोला गया है कि राइट टू लीन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, इसको क्रॉप इसलिए किया गया है क्योंकि 143(1) को नए तरीके से लिखा गया था ताकि उसमें सारी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो भी इरेलेवेंट पोर्शन है वो हट जाए, ठीक है, क्योंकि इसका 143(1) आने वाला है। राइट टू लीन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज पे नहीं करे हैं और अब मुझे लीन करना है, तो मेरे पास राइट है लीन करने का। तो लीन कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाइंट विच ही वॉज रिसीव्ड अंडर क्लाइंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले क्लाइंट के डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको उसने वर्क करा है, उसको रिसीव हुआ है क्लाइंट की अथॉरिटी में, एंड उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, एंड ही हैज़ डन वर्क ऑन इट। तो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट मैं रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट पे मैंने काम करके रखा है, उस वर्क के रिस्पेक्ट में मेरे को पेमेंट नहीं आया है। वो जो मुझे रिसीव हुआ था पोजेशन में थे जो मेरे बुक्स, वो लॉफुली अंडर क्लाइंट अथॉरिटी मेरे पास पोजेशन में था। पर एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम इसको पढ़ेंगे तो एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड लीन नहीं चलेगा, ठीक है, लीन नहीं चलेगा, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऐसा बोला।
बाकी जो ये है एडवर्स इफेक्ट और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें 143(1) से एसोसिएटेड है। तो अभी हम 143(1) देखते हैं, आगे बात 143(1) की। तो 143(1) बात से करता है प्रोप्राइटरी मैटर्स की। प्रोप्राइटरी मैटर्स में अराउंड आते हैं ABCDEF 6 पॉइंट आते हैं, ठीक है। ये आई नहीं है, ये 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्वायरी इनटू द प्रोप्राइटरी मैटर्स। अब इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके हमको जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम जो है रिपोर्ट बनाएंगे। तो इंक्वायरी इनटू जब प्रोप्राइटरी मैटर्स की बात आती है तो रिपोर्टिंग ओनली व्हेन एडवर्स कमेंट। तो जब एडवर्स कमेंट होते हैं तभी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग ओनली व्हेन एडवर्स कमेंट। इन मैटर्स में जब एडवर्स कमेंट होगा ना तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, अदरवाइज रिपोर्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लोन्स एंड एडवांस। तो लोन्स एंड एडवांस ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांस क्या होता है? लोन्स एंड एडवांस ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो देखना है कि वेदर लोन्स एंड एडवांस ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्या लोन्स एंड एडवांस ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है, क्या लोन्स एंड एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और वेदर आर टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। लोन्स एंड एडवांस की सिक्योरिटी देख फिर देखा क्या जिस टर्म्स में इशू करते हैं क्या वो प्रीजुडिशियल है क्या टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ऐसा तो नहीं कि रिलेटेड पार्टी को कम जो है इंटरेस्ट रेट पे दे दिया हो, तो प्रीजुडिशियल है तो हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर हो तो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा रिसर्च कमेटी बोलती है कि एडवर्स कमेंट पे रिपोर्ट करना है। ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री आर प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट। तो पहले तो अभी अपन ने लोन देख लिया, अब है क्या ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द मियर बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि डेबिटर और क्रेडिटर के बैलेंस को आपने नेट करके दिखा दिया हो, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। सी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना है? कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो ये उनके लिए नहीं है, ये अदर कंपनीज के लिए है। तो असेट सच एज शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी, क्या आप सोल्ड कर रहे हो क्या लेस देन परचेस प्राइस में? तो कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उनका जो असेट है सच एज शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी, क्या वो सोल्ड कर रहे हैं लेस देन परचेस प्राइस पे? वेदर लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट जैसे शो करके रखा है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू में चार्ज करके रखा है, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। अब वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रिवेन्यू, तो एज एन ऑडिटर मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसको रिवेन्यू में चार्ज करके रखा हुआ है, नहीं इसको नहीं करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, कमेंट करना चाहिए इस पर। तो ये कैसे समझ में आएगा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? क्योंकि होता है कि समटाइम डायरेक्टर की क्लब की सर्विसेज भी कंपनी बियर करती है। अब हो सकता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ हो, तब देखो है तो पर्सनल एक्सपेंडिचर पर कंपनी बियर कर रही है टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत, तो उस केस में फिर वो पर्सनल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना होगा, ठीक है। एमनिटीज और फैसिलिटीज़, तो उस केस में हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या है और अदर देन पर्सनल क्या है। तो वो समझने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस देखनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट उनका देखना पड़ेगा। बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्या ये बिजनेस प्रैक्टिसेस में ऐसा ही होता है क्या? चार्टर्स बिजनेस प्रैक्टिसेस है, चार्टर मेमोरेंडम और ऑथराइजेशन है, क्या ये एक्सपेंडिचर का ऑथराइजेशन है? और अगर कंपनी ने प्रॉपर्ली ऑथराइज करके रखा है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ऐसा सब दिया हुआ है, तो ऐसे केस में जो है फिर हम जो पर्सनल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में चार्ज करते हैं तो हमको ये सब चीज़ें फिर देखनी पड़ जाती है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें है कंपनी में, ये सब चीज़ें एज पर दी एग्रीमेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज़ फिर जो है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर में मान लिया जाएगा और फिर इस पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। बी हो गया क्या ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री। सी हो गया क्या जो कंपनी है क्या वो जो सोल्ड करती है क्या शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी लेस देन परचेस प्राइस। और डी हमारा हो गया क्या लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट जैसे दिखाया गया है, क्या पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू जैसे चार्ज करके रखा है। एंड एफ वेयर शेयर अलॉटेड फॉर कैश, क्या कैश हमको रिसीव हुआ है, और अगर इफ़ कैश नॉट रिसीव्ड वेदर पोजीशन स्टेटेड इन द अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट, क्या सही पोजीशन को अकाउंट बुक और बैलेंस शीट में बताया कि नहीं बताया है। तो करेक्ट, रेगुलर और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो जो पोजीशन है वो करेक्ट और रेगुलर होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पूरा 143 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो इंक्वायरी इनटू द प्रोप्राइटरी मैटर्स अभी हमने पढ़ लिया। और इधर क्या है, ये रिपोर्टिंग ओनली व्हेन एडवर्स कमेंट, इस पर जो एडवर्स कमेंट होगा तो ही इसकी रिपोर्टिंग होगी। 143(2) रिपोर्टिंग टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्टिंग टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द बेस्ट ऑफ इस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
तो हमको ये सब रिपोर्टिंग करनी पड़ती है फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में कि टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है, द सेड अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो कि हमारा 143.3 अदर एलिमेंट कवर इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो जो अदर एलिमेंट कवर इन द ऑडिट रिपोर्ट है, तो सबसे पहला वेदर ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सॉट ऑब्टेन टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। तो वेदर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन सॉट, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमको मिली है, ऑब्टेन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, क्या हमको मिली है टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है सॉट ऑब्टेन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज मिली है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली है तो डिटेल्स देयर ऑफ इफेक्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल को नहीं मिली है तो डिटेल्स बताओ, और इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी है बताना, ये कोई एडवर्स वाली बात नहीं, इस पॉइंट पे तो रिपोर्टिंग होगी। तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली है, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द लॉ, क्या कंपनी कीप करती है एज अपियर फ्रॉम द ऑडिट। जब आप एग्जामिनेशन करोगे आपको समझ में आएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द लॉ है कि नहीं है। वेदर प्रॉपर रिटर्न जो है वो ब्रांच से रिसीव होते हैं क्या, फ्रॉम ब्रांचेस जो विजिट नहीं करे हैं, तो क्या वो ब्रांच हॉल में विजिट नहीं करे हैं, क्या उस ब्रांच से हमको प्रॉपर रिटर्न रिसीव होते हैं कि नहीं होते हैं। वेदर रिपोर्ट रिसीव्ड, जो ब्रांच ऑफिस जिसका ऑडिट हुआ है 143(8) में, सबसेक्शन 8 में, और कंपनी ऑडिटर, इसका ऑडिटर नहीं था, ठीक है, अदर देन, ये दिखा ना OT, अदर देन कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर इसका ऑडिटर नहीं था, कोई दूसरा ऑडिटर था, क्या उसकी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को मिल चुकी है। तो अगर मिल चुकी है तो हाउ द मैनर इन विच ही डेल्ट विथ, और कंपनी की बैलेंस शीट या PNL, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न आर इन एग्रीमेंट। तो कंपनी की बैलेंस शीट और PNL, बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न से क्या आर इन एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वेदर द कंपनी बैलेंस शीट PNL एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न, फिनेंशियल स्टेटमेंट के AS से कंप्लाई कर रहे हैं। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर, ठीक है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर पे कोई ऑब्जर्वेशन और कमेंट है, हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शन। तो ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शन। तो ऑब्जर्वेशन करना उन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन पे या मैटर पे, या कमेंट करना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मैटर पे हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, और जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होता है तो डायरेक्टर DIR 8 में अबाउट टू क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, वेदर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड मैटर, ठीक है, तो वेदर द क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क ऑन द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड मैटर, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क देना रहता है अगर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट और मैटर के रिस्पेक्ट में आपको क्वालिफिकेशन, एडवर्स और रिमार्क दिया हो तो आपको ये स्टेट करना पड़ेगा क्या कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किन पे नहीं लगता है, OPC पे, डोरमेंट कंपनी पे, स्मॉल कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, साथ ही साथ बोरोइंग, टर्नओवर तो 50 करोड़ से ज़्यादा है, साथ ही साथ आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से 50 करोड़ से कम है, और साथ ही साथ बोरोइंग अगर 25 करोड़ से कम है तब जाके इधर देखा जाता है। 1 सेकेंड में ये लिख लेता हूँ, 25 करोड़, हाँ, अगर बोरोइंग 25 करोड़ से कम है तो ऐसे केस में आपको जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ये जो हमको रिपोर्टिंग के दौरान देखनी पड़ती है कि वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कीप बाय द कंपनी, प्रॉपर रिटर्न रिसीव है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमको मिली कि नहीं मिली है, वो अगर नहीं मिली है तो इसका इफेक्ट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली कैप हुए कि नहीं, प्रॉपर्ली रिटर्न जो है ब्रांच से रिसीव हुए कि नहीं हुए, कंपनी ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मिली कि नहीं मिली, कंपनी के बैलेंस शीट PNL बुक्स ऑफ अकाउंट से इन एग्रीमेंट है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई से ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग एडवर्स फंक्शन, हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शन, तो वो फिनेंशियल मैटर ट्रांजैक्शन जिसका एडवर्स इफेक्ट है उस पर ऑब्जर्वेशन और कमेंट करना। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट और मैटर के रिस्पेक्ट में जो भी रिमार्क को आपको बताना पड़ता है कि भैया क्या है, किस तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट करके रखा है, और फिर उसके बाद आती है कि कंपनी हैविंग एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और क्या वो ऑपरेटिंग हो रहे हैं इफेक्टिवली। फिर बात आती है कि भाई आई के बाद आता है J, और J में बोलते हैं कि रूल 11 ऑल्सो प्रिस्क्राइब सम पॉइंट्स कि इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, की पेंडिंग लिटिगेशन है इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या कंपनी ने प्रोविजंस बनाए हैं फॉर मटेरियल फॉरसीएबल लॉस, कोई से फॉरसीएबल लॉस मटेरियल है, ठीक है, तो
कोई सा फॉर्सिबल लॉस मटेरियल है कि कंपनी ने प्रोविजन बनाए हैं उनके रिस्पेक्ट में, और डिले ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट इन IEPF, ये जो प्रोविजन है हम तो लॉ और एज के हिसाब से बनाते हैं। और एक और पॉइंट है कि डिले ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट इन IEPF में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो क्या उसमें डिले विले हुआ है क्या, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर आती बात 140 सबसेक्शन 4 में रीजंस फॉर रिजर्वेशन। तो क्या बोला है, रीजंस फॉर रिजर्वेशन, ठीक, रीजंस फॉर रिजर्वेशन। तो 140 सबसेक्शन 4 रीजंस फॉर रिजर्वेशन, मैटर इंक्लूडेड इन अ रिपोर्ट इज आंसर नेगेटिव और विद क्वालिफिकेशन तो रिपोर्ट विद द रीजन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या लिखा हुआ है रीजंस फॉर रिजर्वेशन में, ये बोला गया है कि चलो ऑडिट रिपोर्ट में कोई सा मैटर है जो इंक्लूड हुआ है रिपोर्ट में और वो आंसर हुआ है नेगेटिव में या क्वालिफिकेशन से आंसर हुआ है, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बन जाती है कि रिपोर्ट करना विद रीज़न। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बन जाती है कि इसको उस क्वालिफिकेशंस को आंसर करना विद रीज़न। साथ ही साथ ऑडिटर को भी जो मैटर इंक्लूडेड इन रिपोर्ट है जो आंसर हुए नेगेटिव में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है रीज़न के साथ। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी रीज़न के साथ बताना पड़ता है कि क्यों क्वालिफिकेशन आया है, ठीक है। तो मैटर रिपोर्टेड गॉट नेगेटिव क्वालिफाइड तो आंसर फ्रॉम बोर्ड। तो अगर मैटर रिपोर्टेड या अगर नेगेटिव या क्वालिफाइड है तो ऐसे केस में बोर्ड के साथ बोर्ड का आंसर भी चाहिए। तो हमें जो है मैटर जो क्वालिफिकेटरी मैटर्स है जो हम रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि भैया क्यों मेंशन करा है वो सब तो हमको बताना ही पड़ता है, साथ ही साथ बोर्ड को भी आंसर करना पड़ता है रीजंस की क्यों ये सब हुआ है। अब फिर आती है बात ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आती है, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड 143(5)(7), 143(8), 143 का 6 भी पढ़ेंगे, 143(9), 12, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो और फिर पेमेंट कंट्रोल बाय द कंपनीज एक्ट और सिनॉप्सिस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है। अब वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पढ़ने की है, फिर इसके बाद हमको क्वेश्चन रेफर करने हैं। तो सबसे पहले 164(2) हम पढ़ लेते हैं। 164(2) बहुत छोटा सा है कि अगर वही है कि कंपनी डिले कर रही है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट उन्होंने 3 कंटिन्यूस ईयर से फाइल नहीं करे हैं, या फेल टू पे द 3D डिबेंचर विद इंटरेस्ट, डिपॉजिट विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर ड्यू डेट से 3 महीने ड्यू डेट हो गया, तो ड्यू डेट से डिबेंचर जो है 1 साल तक उसको पे नहीं किया है, तो फेल टू रिडीम द डिबेंचर, फेल टू रीपे द डिपॉजिट फ्रॉम द ड्यू डेट एंड फेल टू रीपे द डिविडेंड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। एंड जो ये फेलियर है वो कंटिन्यूस 1 ईयर और मोर है, तो ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये 164(2) का है, और 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन है तो ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड इन दैट कंपनी एंड कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन अदर कंपनी, राइट। तो नहीं कर सकते अपॉइंट, तो इस तरीके से ऑडिटर को फिर है वो रिपोर्ट करना पड़ जाता है। फिर आती है बात 143 सबसेक्शन 5 की, 143(5) की। पर 143(5) के पहले एक छोटा सा है 143(11) की सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा से कंसल्ट करके ऑर्डर करता है कि ऑडिटर हैज़ टू इंक्लूड स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑन सच मैटर गिवन इन दी ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर इशू करा है ना, ये कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर है। कंपनी ऑर्डर इशू कर दी है, मतलब कारो इशू कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कारो इशू करा है। ऑडिटर हैज़ टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन सच मैटर, जो मैटर गिवन इन दी ऑर्डर है। कारो में जो भी 16 क्लॉजेस है, ठीक है, पैरा 3 के क्लॉज जो भी है, जितने भी क्लॉजेस है, तो ऑडिटर हैज़ टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन सच मैटर, जो भी मैटर ऑर्डर में दिए हुए हैं उस पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, अपने फैक्ट्स बताने हैं, जो भी है, जो जैसा ही बताया गया है, पूछा गया है, वैसा ऑडिटर को बताने का है। ये 143(11) कारो का होता है। 143(5) ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है गवर्नमेंट कंपनी के, तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी का जो है ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कैग, मैनर ऑफ ऑडिट डायरेक्टेड बाय कैग। तो ठीक है, अपॉइंटेड बाय कैग, मैनर ऑफ ऑडिट जो है डायरेक्टेड बाय कैग। अब रिपोर्ट टू कैग, अब ये कैग को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब ये देखो कैग का ऑडिटर है, ये ऑडिट 143, 5, 6, 7, तो कैग ऑडिट करवा रहा है, तो ठीक है अपॉइंटेड बाय कैग। ये फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं है, ठीक है, ये कैग के थ्रू ऑडिट है, तो अपॉइंटेड बाय कैग, मैनर ऑफ ऑडिट भी डायरेक्टेड बाय कैग, एंड जो रिपोर्टिंग भी है वो कैग को होगी विदिन 60 डेज। और जब रिपोर्टिंग हुई तो देन विदिन 60 डेज सप्लीमेंट्री ऑडिट कैग करवा सकता है। और गवर्नमेंट कंपनी तो टेस्ट ऑडिट भी करवा सकती है, गवर्नमेंट कंपनी का केस है जो टेस्ट ऑडिट भी करवा सकती है, ठीक है। रिपोर्ट होती है कैग को। ऑडिट रिपोर्ट में क्या कंसिस्ट होता है, अब इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट में क्या कंसिस्ट होगा, डायरेक्शंस ऑफ कैग गिवन, तो जो डायरेक्शंस जो है कैग ने ऑडिटर को दिए हैं
जो एक्शन उन्होंने लिए हैं एंड इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आपने डायरेक्शन लिए हैं, जो मैंने एक्शन लिए हैं, और इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बात हुई, ठीक है। तो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात होती है 143(6) में होती है। अब ऑडिटर ने तो ऑडिट कर दिया, ठीक है, कैग को रिपोर्ट भी दे दी। कैग 60 डेज में कैग के पास ऑप्शन है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा दे, ठीक है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में अगर क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, रिमार्क कुछ भी दिए हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, और ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, ठीक है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बाकायदा बोर्ड जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन है कि भाई आप सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि कमेंट सेंड टू एवरी पर्सन जो इंटाइटल है टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर की रिपोर्ट है कैग को, कैग उसको ही फाइनल कर देगा अपने कमेंट ऐड करके। तो कमेंट सेंड टू एवरी पर्सन जो इंटाइटल्ड है टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन सारे पर्सन को ये रिपोर्ट भी जाएगी, ठीक है। और कमेंट सेंड टू एवरी पर्सन इंटाइटल्ड टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मेंबर, ट्रस्टी और डिवेंचर होल्डर है, ये इंटाइटल्ड है टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनको भी जाती है रिपोर्ट। कमेंट प्लेस डेट AGM, बकायदा कैग कमेंट, ठीक है। अब कैग के ऊपर कमेंट जो आते हैं उसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म और एक्सप्लेन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ऑडिटर की रिपोर्ट पे देता है, ठीक है। कैग के कमेंट के ऊपर नहीं देता है, ठीक है। तो ऑडिटर ने अगर कमेंट करे हैं, ठीक है, बाकायदा क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन के रिमार्क जो भी दिए हैं, तो बाकायदा जो है कैग उस पर कमेंट करेगा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि कैग जो है बोर्ड डायरेक्टर उन पे रिपोर्ट करेंगे, बट जो कैग के कमेंट है डायरेक्टर उन पे रिपोर्ट नहीं करते, ये उनकी ड्यूटी में नहीं आता है। फिर 143 सबसेक्शन 8 आता है ब्रांच ऑफिस का, तो ब्रांच ऑफिस हम पढ़ेंगे बाद में। 143(9) क्या बोलता है, ऑडिटर को कंप्लाई करना है AS और SA का, और अगर कंप्लाई नहीं करा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किधर होता है, वो होता है शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 7। मीन्स या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, आपने ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म नहीं करा। आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट और ड्यू डिलीजेंस है, आपने AS और SS फॉलो नहीं करे, ठीक है। जो ऐसे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है बाय नोटिफिकेशन और प्रिस्क्राइब बाय ICI इन कंसल्टेशन विद नफरा। तो रिकमेंड करा है ICI ने, रिकमेंड तो ICI ने करा है, पर इशू और प्रिस्क्राइब हुए हैं इन कंसल्टेशन विद नफरा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा के साथ कंसल्ट करके इसको इशू करती है और ICI इसको रिकमेंड करती है। अब बात आती है बात 143(12) की, बहुत ही ओवररेटेड है। अब जो है इसमें भी ये पर्टिकुलर है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो 143(12) जो होता है वो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करता है। तो क्या बोल रहा है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऑडिटर कौन, ऑडिटर में कॉस्ट अकाउंटेंट और CS इन प्रैक्टिस भी आते हैं। और ये 143(12) को रिपोर्टिंग वाला जो है ना, अगर तुमने 143(12) कंप्लाई नहीं किया तो ऐसे केस में पेनल्टी लग जाएगी फ्रॉम 1 लाख टू 25 लाख, ठीक है। तो 143(15) में बोला जाता है कि जो ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी 1 लाख टू 15 लाख लग जाएगी। 1 लाख टू 25 लाख जो है आपको ये पेनल्टी लग सकती है। तो मिनिमम पेनल्टी 1 लाख है, मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख है। 143(12) क्या बोलता है, 143(12) रिपोर्ट कर, ऑडिटर रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को नहीं करता, ठीक है। तो इफ़ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट फ्रॉड कमिटेड ऑन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, कंपनी के ऊपर कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉय द्वारा। अब फ्रॉड में एक्चुअल फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड दोनों कवर है। मतलब कि इसमें बोला जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ फ्रॉड इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो ऑडिटर को अगर रीजन टू बिलीव है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। फ्रॉड में अगर इन्वॉल्व करता है अमाउंट 1 करोड़ या से ज़्यादा तो बाकायदा रिपोर्ट होती है। बट इफ़ अगर लेस देन 1 करोड़ है तो ऑडिटर रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को 2 दिन में। जैसे ही उसको फ्रॉड का नॉलेज होता है 2 दिन में रिपोर्ट करता है। क्या रिपोर्ट करता है, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अमाउंट अप्रॉक्सीमेट कितना इन्वॉल्व हो, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ये रिपोर्ट में जाती है, ठीक है। पर अभी अपन समझ रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, और जब इसका जो ये फ्रॉड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो किस तरीके से जाता है, इसका जो मैनर है, इसका जो प्रोसीजर है, बाकायदा ये रूल 13 में दे के रखा है, ठीक है। तो रूल 13 में दे के रखा है इसका मैनर और प्रोसीजर, ठीक है।
तो रूल 13 में इसका प्रोसीजर देख रखा है कि कंपनी और ऑडिटर को जैसे ही नॉलेज होता है फ्रॉड का, वो 2 दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बताती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को जैसे ही पता चलता है वो 45 डेज़ के अंदर जो है रिपोर्ट करती है, कमेंट करती है, अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देती है। फिर 45 डेज़ के अंदर दिया तो अगले 15 दिन में जो है रिपोर्ट जाएगी, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो तो जाएगी, साथ ही साथ इनके जो रिप्लाई है ये रिप्लाई भी जाएंगे, प्लस कमेंट ऑन रिप्लाई ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, ऑडिट कमेटी, सॉरी AEC मतलब ऑडिट कमेटी। तो रिपोर्ट, रिप्लाई और इनके कुछ खुद के कमेंट, ये 3 चीज़ें जो है जाती है। और अगर बोर्ड ने वांट रिप्लाई इन 45 डे, 45 दिन में रिप्लाई ही नहीं किया इन्होंने, ये 45 दिन में उन्होंने अगर रिप्लाई ही नहीं किया, देन ऑडिटर आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट जैसे खत्म हुआ सेंड करेगी रिपोर्ट तो करेगी सेंड, ठीक है, विद अ नोट, ठीक है, कि इनका कोई रिप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो हम कमेंट नहीं कर सकते, इनका कोई रिवर्ट नहीं आया। और साथ ही साथ ये रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यूज है या स्पीड पोस्ट फॉलोइंग द ईमेल कंफर्मेशन, इस तरीके से भी हम जो है MCA सेक्रेटरी को बता सकते हैं। अब MCA सेक्रेटरी को बताना का है, रजिस्ट्रार को नहीं, ये इधर रजिस्ट्रार नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा। साथ ही साथ ये तो हमने पूरा सिस्टमैटिक पढ़ा। अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ADT 4 में जाएगा, लेटर हेड पे जाएगा, बाकायदा पोस्टल एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपनी साइन मेंबरशिप नंबर, ये सब जाएगा जो है। और बाकी जो है ठीक है, ये सब चीज़ें। और रिकमेंड बाय ऐसे इधर काटने की जरूरत है, इधर कोई मतलब नहीं इसका पॉइंट का। ये AS वाला है, ये पर्टिकुलर AS वाला पॉइंट है जो अभी अपन ने पढ़ा था कि SS जो है वो ऐसे रिकमेंड करता है, पर ये जो इशू होता है इन कंसल्टेशन में नफरा होता है, ये वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इधर इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, सो जो क्या ओवर ये रूल 13 हमने पढ़ा। और ठीक है, और इसको अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं तो ये तो लॉ बोलता है, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाला ऐसे मत लगा देना, ऐसे दोस्तों इस पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है और लॉ बोलता है, लॉ की नीड है, तो ऐसे केस में शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 मतलब डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर करा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एंगेजमेंट, तो वही सब चीज़ें हैं कि आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये जो है लॉ इसका एक्सेप्शन है, या तो थर्ड पार्टी से पूछ के हमने दिया हो, या तो लॉ अगर डिमांड करता है, तो लॉ जब डिमांड करता है तब दे सकते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा है बस। हाँ, अगर फ्रॉड जो है जिसका अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को जाता है नॉलेज ऑफ फ्रॉड के 2 दिन के अंदर, और आ जाता है नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या ऑडिट कमेटी पे रेमेडियल एक्शन लिए है तो ऐसे केस में फिर नाम नहीं जाता पार्टीज का, ठीक है, नाम नहीं जाता पार्टीज का। फिर ऐसे केस में रेमेडियल एक्शन क्या लिए है, वो रेमेडियल एक्शन जाते हैं। फिर आती बात 144 की। 144 सेक्शन ये बोलता है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन में कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। अब ये 141 ज़्यादा पीछे हो जाएगा, बट ठीक है। पर्सन या उसका एसोसिएट जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, नहीं दे सकता है। ना तो कंपनी को दे सकता है, ना तो होल्डिंग और सब्सिडियरी को, पर हाँ वो एसोसिएट को दे सकता है। तो इस तरीके से हमने समझा था। पर 144 की सर्विसेज नहीं दे सकता, तो 144 की सर्विसेज में है क्या जो नहीं दे सकता, राइट। तो ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर सर्टेन सर्विसेज जो है वो रेंडर नहीं कर सकता। 1 सेकेंड, हाँ, तो ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। तो क्या बोला गया है 144 में, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ऑडिटर कैन ओनली गिव सर्विसेज विच वॉज अप्रूव बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी। जो बोर्ड ने, ऑडिट कमेटी ने बोल के रखा है वही सर्विसेज दे सकता है, बट कांट गिव फॉलोइंग सर्विसेज टू कैश। वो सर्विसेज नहीं दे सकता कैश को, पर ए नहीं आएगा उसमें, मतलब कि वो कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडियरी को दे सकता है, पर एसोसिएट को सर्विसेज नहीं दे सकता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इररिस्पेक्टिव ऑफ अप्रूवल। कल को बोर्ड या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव भी करके रखा है तो भी हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्विसेज है, ये 9 सर्विसेज है। इसको जो है अलग अलग तरीके हैं बोलने के। कोई इसको बैड माफिया जैसे इसने निमोनिक बना के रखा है, किसी ने इसको AIR बनाई है रिदम को। तो इस तरीके से जो है लोगों ने बना के रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि 9 में कौन कौन सी है।
अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, पहले AIR रिदम के हिसाब से चलते हैं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, रेंडरिंग आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो दो रेंडर के हैं, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। तो रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विस, एडवाइजरी सर्विस और मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो क्या है AIR1 रिदम मीन्स A से अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, I से इंटरनल ऑडिट, R से रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, रेंडरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, फिर I से आ जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फिर D से डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, A से एक्चुरियल और एडवाइजरी सर्विसेज और M से है मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इस तरीके से हमने जो पढ़ा है AIR1 आइए रिदम को। ठीक है, एक तरीका ये है समझने का, दूसरा तरीका ये है बैड माफिया। तो B से है बैंकिंग, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज नहीं दे सकता। A से एक्चुरियल सर्विस और एडवाइजरी सर्विस है। ठीक है, तो बैड D से क्या है, तो ये हो गया, नहीं सॉरी सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट इधर लिखा है क्या, ओके तो B से बुक कीपिंग है। ठीक है, पहले सबसे पहले B से बैंकिंग है, दूसरा A से एक्चुरियल सर्विस और एडवाइजरी सर्विस हो सकती है, पर अब मैं इसका भी एक्चुरियल सर्विस ले लेता हूँ। फिर D से बुक कीपिंग हो गया इधर, A से एक्चुरियल या अकाउंटेंसी सर्विसेज बोल सकता हूँ मैं, एडवाइजरी सर्विसेज बोल सकता हूँ। एक्चुरियल एडवाइजरी इसको ले लेते हैं, अकाउंटिंग इसको ले लेंगे। तो B से है हमारा बुक कीपिंग, A से एक्चुरियल सर्विस एडवाइजरी सर्विस, D से डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, M से मैनेजमेंट सर्विस, वही बात आ जाती है अकाउंटिंग आ गई। F से है जो F से फिनेंशियल सर्विसेज या आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर I से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ गया, इंटरनल ऑडिट आ गया। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करके पता कर सकते हैं। 3A आए हैं, तो एक A से अकाउंटिंग, दूसरे A से है एक्चुरियल सर्विस और एडवाइजरी सर्विस, आप ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इधर इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑडिटर ये फॉलोइंग सर्विसेज नहीं दे सकता है, कैश को कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी को, पर एसोसिएट को दे सकता है। वो सर्विसेज नहीं दे सकता, ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब वो खुद ही सर्विसेज दे रहा हूँ, इनडायरेक्टली क्या है कि पर्सन और रिलेटिव और अदर पर्सन और एंटिटी, ना तो पर्सन दे सकता है ना तो रिलेटिव दे सकता है। ठीक है, ना तो पर्सन दे सकता है या रिलेटिव दे सकता है, और अदर पर्सन और एंटिटी जिसपे इस पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो क्या बोला गया है कि जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसपे उस ऑडिटर का, उस पर्टिकुलर पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो पर्सन भी एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकता। फर्म के केस में हिमसेल्फ और पार्टनर तो दे ही नहीं सकता, और पेरेंट हिमसेल्फ और पार्टनर और पेरेंट एसोसिएट एंटिटी और सब्सिडियरी, ओके, और पेरेंट सब्सिडियरी एसोसिएट जो है वो भी जो है नहीं दे सकते, क्योंकि उन पे इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो पेरेंट एसोसिएट एंटिटी और एंटिटी सब्सिडियरी ये सब नहीं दे सकते। दोज एंटिटी ऑल्सो कवर हुज ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज बाय फर्म, पार्टनर और पर्सन। तो दोज एंटिटी, वो एंटिटी भी कवर है जिसका ट्रेडमार्क और ब्रांड जो है फर्म, पार्टनर या पर्सन यूज़ करता है। तो जो ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ करते हैं वो भी इधर कवर है, मतलब कि वो भी जो है एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब भी आ जाते हैं। ठीक है, अब अदर पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं 145 के कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो साइन, ठीक है, तो CA पार्टनर करता है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट पे जो साइन है वो CA पार्टनर करता है। तो जो CA पार्टनर है वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है और अदर डॉक्यूमेंट को साइन एंड सर्टिफाई करता है। फिर क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट जो रिपोर्ट में मेंशन होते हैं वो रीड करे जाते हैं जनरल मीटिंग में एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन। बाकायदा वो जनरल मीटिंग में रीड करे जाते हैं और इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहता है। ठीक है, तो रीड करे जाते हैं और इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। 146 की बात आती है कि 146 क्या बोलता है, ऑल नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन फॉर जनरल मीटिंग टू बी सेंड टू ऑडिटर। सारे जो कम्युनिकेशन के नोटिसेस है ना, जो हमने बात करी, सारे कम्युनिकेशन के नोटिसेस, सारे जो नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन है फॉर जनरल मीटिंग सेंड होते हैं ऑडिटर को, एंड उसकी ड्यूटी है अटेंड करना मीटिंग। वो अटेंड करे, उसकी ड्यूटी है कि अटेंड करना मीटिंग, या तो वो अटेंड करे या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है,
या तो वो अटेंड करे या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो क्वालिफाइड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो अटेंड कर सकता है। हिज राइट टू बी हर्ड ऑन कंसर्निंग मैटर्स, हिज राइट टू बी हर्ड ऑन कंसर्निंग मैटर्स, कुछ मैटर्स है जो कंसर्निंग मैटर्स है, उसका राइट है कि वो बोले, वो सब उसे सुने, तो हिज राइट टू बी हर्ड, ठीक है, उसको सुना जाए, उसका भी ये राइट है। वो मीटिंग में भी उसकी ड्यूटी है मीटिंग को अटेंड करना, और ही इज़ राइट टू बी हर्ड ऑन कंसर्निंग मैटर्स। जैसे कि अब कंसर्निंग मैटर्स में आ जाता है कि मैटर कम टू नो आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कुछ मैटर उसको पता चले, और ऐसा है कि अगर ये मैटर इसको अगर प्रायर रिसीव होते, रिसीव प्रायर, देन ओपिनियन वुड बी डिफरेंट। तो ऐसे केस में जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो जाता, तो सेम ब्रिंग टू नोटिस टू शेयर होल्डर। तो यही चीज़ जो है शेयर होल्डर को नोटिस करानी है जनरल मीटिंग में, तो बाकायदा इसको सुना जाएगा। ऐसा 560 में भी इस तरीके की प्रोसीजर की बात करके रखी है। रिडक्शन इन स्कोप मियरली बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, ऑडिटर डोंट एक्सेप्ट सच सजेशन, अदरवाइज ऑडिटर यू विल बी लायबल फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इवन बोर्ड कांट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर के रिस्ट्रिक्शन तो बोर्ड तो कर ही नहीं सकता। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्कोप का रिडक्शन कर देता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, तो ऑडिटर इस टाइप के सजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर करा है तो ऑडिटर लायबल हो जाएगा। फिर ऑडिटर कान हैड लायबल फॉर फेलियर टू सेंड ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिटर कान हैड लायबल फॉर फेलियर टू सेंड ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड। तो ऑडिट रिपोर्ट हम शायद ऐसा है, इसमें इधर थोड़ा सा फ्लॉ है लिखने में, ये है कि ऑडिटर कान हैड लायबल तो ऑफ फेलियर ऑफ सेंडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को कल को आप नहीं सेंड कर पाए तो इसमें ऑडिटर लायबल नहीं है 143(3). ये कुछ क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है जिनके कुछ एक्सट्रैक्ट थे। ये सेक्शंस वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर आ गए थे तो उसको अलग से ही ऐसे करके लिख लिया था, ठीक है। और फिर पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने 139 से 146 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है, तो 139 से 146 है तो 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, 144 ऑडिटर एंटर नहीं कर सकता सर्टेन सर्विसेज, 145 ये होता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट साइन करनी है, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन एंड सर्टिफाई करने हैं। तो ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स थे, ठीक है। तो पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ये है कि कंपनी जो है, कंपनी को 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी है, और ऑफिसर जो इन डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो नोइंगली पार्टी है, और उसको 10,000 से 1 लाख है प्लस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, और ऑडिटर को 25,000 से 5 लाख है और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। और अगर ऑडिटर ने नोइंगली ये फ्रॉड किया है तो ऐसे केस में नोइंगली कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 25,000 की लिमिट हो जाती है 50,000, और 5 लाख की जगह हो जाता है 25 लाख, और इम्प्रिजन और 25 लाख और 8 टाइम विच एवर इज लोअर। साथ ही साथ जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 ईयर का हो जाता है, ठीक है। तो इन एडिशन ऑडिटर हैज़ टू रिफंड द रेम्यूनरेशन, पेनल्टी तो लगी रेम्यूनरेशन भी रिफंड करना पड़ेगा, और पे डैमेजेस टू कंपनी फॉर लॉस अराइज टू शेयर होल्डर। तो रेम्यूनरेशन रिफंड करो, पेनल्टी पे करो, और पे डैमेजेस टू द कंपनी फॉर लॉस अराइज टू शेयर होल्डर एंड क्रिएटर, ठीक है। तो अब एंड ये है कि टू इंश्योर सच पेमेंट, अब ये जो सामने वाला है वो डैमेजेस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टू इंश्योर सच पेमेंट वही है कि रिकवरी एजेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं अथॉरिटी को कि भाई ऑडिटर से ये निकलवाओ। ऑडिटर से ये 3 तरीके की पेमेंट कि एक तो पेनल्टी, रेम्यूनरेशन का रिफंड, और साथ ही साथ अगर कंपनी के शेयर होल्डर क्रेडिटर को लॉस हुआ है तो इनके रिस्पेक्ट में टू इंश्योर सच पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अथॉरिटी। तो इनसे ये भी चाहिए, तो 3 चीज़ें ऑडिटर से फिर हो जाएगी। इफ फर्म इज लायबल देन पार्टनर एंड फर्म विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर फर्म लायबल होती है तो पार्टनर एंड फर्म जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। अब 148 आता है कॉस्ट ऑडिट का। 143(8) जो है वो जॉइंट वो है, वो ब्रांच ऑडिट है, और 148 है वो कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार नहीं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो इन कंसल्टेशन विद द रेगुलेटरी बॉडीज, इन कंसल्टेशन विद द रेगुलेटरी बॉडीज से कंसल्ट करके, जो रेगुलेटेड बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है किससे, रेगुलेटरी बॉडी से जो कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर स्पेशल एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर स्पेशल एक्ट, उनके साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है।
कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि जो कंपनीज की क्लास ऑफ कंपनीज जो इंगेज है प्रोडक्शन में एंड इंगेज है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो उनको डायरेक्ट कर रही है टू प्रिपेयर टू मेंटेन अ पर्टिकुलर्स इन CRA1, टू मेंटेन अ पर्टिकुलर इन CRA1। तो पर्टिकुलर्स क्या है? मटेरियल, लेबर एंड आइटम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकती है टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर एंड आइटम ऑफ कॉस्ट इन CRA1 एंड डायरेक्ट कर सकती है कॉस्ट ऑडिट के लिए भी, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो यही है रूल 3। तो रूल 3 में ऐसा बोल के रखा है कि उनको, जैसे अभी अपन ने बात करी क्लासेस ऑफ कंपनीज को, तो क्लास ऑफ कंपनीज रूल 3 में देकर रखा है। तो क्लास ऑफ कंपनी जो इंगेज है प्रोडक्शन में, जो इंगेज है सर्विस प्रोवाइड करने में, तो जो है उनको पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं, प्रिपेयर करना है CRA1 में, पर्टिकुलर्स इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डायरेक्शन भी दे सकती है कॉस्ट ऑडिट का। तो वो कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज है जिनको डायरेक्शन देती है? तो रूल 3 में देखे रखा है, जैसे फॉरेन कंपनी या टर्नओवर कंपनी जिसका टर्नओवर जो है 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। इसमें MSME नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डायरेक्ट भी कर सकती है कॉस्ट ऑडिट के लिए, तो कॉस्ट ऑडिट के लिए डायरेक्शन है तो रूल 4 है। और रूल 4 ये बोलता है कि अगर रेगुलेटेड सेक्टर है, 6 रेगुलेटेड सेक्टर है जिसको अपन बोलते हैं सेट PDF, टेलीकॉम, शुगर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स, फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे समझा है सेट PDF, ठीक है। तो S से है शुगर, E से इलेक्ट्रिसिटी, T से टेलीकॉम, P से पेट्रोलियम, E से है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और F से है हमारा फर्टिलाइज़र, ठीक। या तो हम बोल सकते हैं कि ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स और फर्टिलाइज़र, तो ड्रग्स फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, तो पेस्ट, ठीक है। तो P से है पेट्रोलियम, E से इलेक्ट्रिसिटी, S से शुगर और T से है टेलीकॉम। तो ये रेगुलेटेड सेक्टर में ऐसा बोलते हैं कि जिनका टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, साथ ही साथ टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस 25 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में जो है कॉस्ट ऑडिट की नीड है। या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जिसमें हमने पढ़ा है सीमेंट, स्टील, रबर, आयरन, जो भी अदर सेक्टर है, क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर है स्पेसिफाइड, और ये जो है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो अदर सेक्टर हो गए, सीमेंट, स्टील, रबर और आयरन, ठीक है। स्क्रिप, सीमेंट, स्टील, सीमेंट, आयरन, ठीक है। तो सीमेंट, स्टील, रबर और आयरन, तो ऐसे करते हुए जो है ये जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, तो इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड टर्नओवर है एंड साथ ही साथ टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ ऑफ इंडिविजुअल सर्विसेज, तो ऐसे केस में जो है कॉस्ट ऑडिट की नीड है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड से अब देखो, अब क्या है कि कॉस्ट ऑडिट में भी कुछ एग्जाम्पशन है, जो भी अब हमने बात करी वो तो हमने लिमिट्स पढ़ ली। अब कॉस्ट ऑडिट में कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे कि कंपनी SEZ में है, ठीक है। कंपनी SEZ में है तो बाकायदा जो है इसका कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। या रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट से जो रिवेन्यू है वो टोटल रिवेन्यू का 75% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और रिवेन्यू जो है वो कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है फॉर दी कैप्टिव कंजम्पशन, तो वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें फिर कॉस्ट ऑडिट से एग्जाम्पशन है, पर तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाना है, ठीक। तो कंपनी SEZ में है या रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन इक्वल टू 75% ऑफ द टोटल रिवेन्यू, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, तो ऐसे केस में तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड से बाहर नहीं है, पर कॉस्ट ऑडिट से बाहर है, पर कॉस्ट रिकॉर्ड से बाहर नहीं है। अब कॉस्ट ऑडिट के बारे में कुछ बातें कि अब सबसे पहले एक 146 छोटा सा है कि ऑडिटर को रिक्वायर करना पड़ता है, उसको अटेंड करना पड़ता है जनरल मीटिंग, और ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड। तो ये जो हमने पढ़ा ही था कि ऑडिटर को अटेंड करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, और ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड ऑन कंसर्निंग मैटर्स, ठीक है। अब कुछ बातें हैं कि ऑडिटर जो है ऑडिट जो है कॉस्ट ऑडिट है इन एडिशन टू 143 ऑडिट है, ये इन एडिशन है, तो कल को ऐसा सप्लीमेंट्री यूज़ मत कर, ये सप्लीमेंट्री है, ऐसा रिप्लेसमेंट यूज़ मत कर देना। अब
ऑडिट कौन करेगा? वो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो बिल्कुल नहीं करेगा, सीए तो बिल्कुल ऑडिट नहीं करेगा, वो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करेगा। अब अपॉइंटमेंट फिनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 दिन के अंदर इसका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट बोर्ड करती है बोर्ड मीटिंग में, और सब्सिक्वेंट इसको अप्रूव करा जाता है शेयर होल्डर द्वारा इन जनरल मीटिंग। और इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन 30 डेज। बोर्ड मीटिंग में जैसे ही इसको अपॉइंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट होता है इन 30 डेज इन CRA 2। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने अपॉइंट किया, सब्सिक्वेंट अप्रूव किया, और इंटीमेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में। 30 डेज में इंटीमेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन CRA 2। एंड रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन तो मेंबर डिसाइड करता है, अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है। कंप्लायंस उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड से करना है। टेन्योर ये है फिनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन या सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और कॉस्ट ऑडिटर को जो है अपनी रिपोर्ट CRA 3 में देनी पड़ती है। CRA 1 में पर्टिकुलर है, CRA 2 में, CRA 1 में जैसा पर्टिकुलर है, CRA 2 में क्या है? CRA 2 में जो है, तो CRA 2 में जो है आपको बाकायदा इंटीमेशन देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में। और फिर जो है कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देता है CRA 3 में विथ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, स्टेटमेंट जो भी है वो बोर्ड को दिया जाता है। बोर्ड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। बोर्ड को दिया, ठीक है, रिपोर्ट, बोर्ड ने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया रिपोर्ट, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन। और फर्दर इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट CRA 4 से कॉल कर सकती है। कॉस्ट ऑडिट बाकायदा अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कॉस्ट ऑडिट जो है बाकायदा अप्रूव करवाना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब आपने कॉस्ट ऑडिट करा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो है इसको चेक करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड डिफ़ॉल्ट है तो वही सेक्शन 147 लग जाएगा। रिमूवल भी बोर्ड, ठीक है, रिमूवल भी बोर्ड करती है। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल करती है इन 30 डेज। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, समझने की। एंड इसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशंस वही है जो सेक्शन 143(1) से जो रिलेटेड है, सॉरी 141(3) से जो रिलेटेड है। एंड इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, राइट, सर्टिफिकेट के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो जैसे हमने रूल 4 के अंदर पढ़ के रखा था, वो सारी चीज़ें इधर भी है कि जैसे रूल 4 के अंदर जो कंटेंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म्स विद इन द लिमिट्स, एंड सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर लिया गया है एंड ट्रू एंड करेक्ट मैनर में डिस्क्लोज किया गया है। तो ये सब चीज़ें इधर भी है, ठीक है। तो ये जो रूल 4 के अंदर जो कंटेंट है, कॉस्ट ऑडिट में ये रूल 6 कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड के जो रूल्स है जो भी है इसमें देके रखा है। तो अपॉइंटमेंट के पहले ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट तो लेना पड़ता है। जैसे कि जो भी अपॉइंटमेंट किया है तो ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट तो लेना पड़ेगा, वैसे कॉस्ट ऑडिटर से भी लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो रिटर्न कंसेंट तो देगा, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट विच कंटेन 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स कवर है। ओके, अब ये पढ़ने के बाद जो है 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट अब हम पढ़ेंगे 143 सबसेक्शन 8। तो क्या बोला है कि कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, तो चलो पर्टिकुलर ये सेकंड पॉइंट क्या है, तो कंपनी और ब्रांच, तो ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है। जो ब्रांच का ऑडिटर है, ठीक है, तो ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट देता है कंपनी को। साथ ही साथ कंपनी ऑडिटर या अदर क्वालिफाइड और अदर क्वालिफाइड लॉज ऑफ दैट कंट्री। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलोन नहीं है जो ब्रांच ऑडिट ही कर सकता है, साथ ही साथ कुछ दूसरे लोग भी ब्रांच ऑडिट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे कंपनी ऑडिटर, जैसे कंपनी ऑडिटर की जो बात हुई है, अदर क्वालिफाइड पर्सन्स इन द लॉज ऑफ दैट कंट्री। जैसे फॉरेन ब्रांच है, तो फॉरेन ब्रांच में अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द लॉज ऑफ दैट कंट्री वो क्वालिफाइड है, तो वो फॉरेन ब्रांच को ऑडिट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के साथ। एज अ कंपनी में ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे को ब्रांच रिपोर्ट को भी देखना पड़ेगा, और अपनी रिपोर्ट के साथ जो है ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट को भी मैं उसके कंटेंट को भी ऐड करके मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर देखूंगा कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो रहे कि नहीं हो रहे। ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट में जो भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो ऑब्जर्व करे हैं ब्रांच ऑडिटर ने, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट, और सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रांच नहीं कि वो ब्रांच के लिए सिग्निफिकेंट है और कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है,
वो वाले पॉइंट नहीं, मैं वो पॉइंट जो कंपनी के लिए, कंपनी एज अ होल के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर वो सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है इंक्लूड करेगा रिपोर्ट में जो ब्रांच के लिए सिग्निफिकेंट है। बट कुछ पॉइंट जो ब्रांच के लिए सिग्निफिकेंट है बट कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है एज अ होल, तो हम उसको नहीं लेंगे। हमको वही पॉइंट्स लेना है जो कंपनी एज अ होल, सिग्निफिकेंट है। और इनकॉर्पोरेट मैंडेटरी पॉइंट्स, तो जो भी इनकॉर्पोरेट करेगा, जो भी मैंडेटरी पॉइंट्स है, आफ्टर कंफर्मिंग द एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी को कंफर्म करने के बाद जो भी मैंडेटरी पॉइंट्स है वो तो इनकॉर्पोरेट करेगा। और रेफरेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस टू बी गिव, और बाकायदा रेफरेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस तो वो तो देगा ही देगा। और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना पड़ेगी इफ़ यूज़ ऑफ वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर के काम को यूज़ किया तो बाकायदा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी अदर मैटर पैराग्राफ में कि इसका ऑडिट इसने किया है, इस पर्टिकुलर एरियाज का ऑडिट इसने किया है। एप्लीकेबिलिटी, तो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिट जो है वो इनको भी एप्लीकेबल है, प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्रॉड इनको भी एप्लीकेबल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू ब्रांच ऑडिटर हैज़ टू विजिट ब्रांच फॉर ऑडिट। आप बुक्स मंगवा सकते हो, ठीक है, उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे है कि उसको विजिट करना है कि नहीं करना है। आप बुक्स में मंगवा के ऑडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक ब्रांच को आपको विजिट ही करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ कंपनी ऑडिटर इज ब्रॉडर देन द ब्रांच ऑडिटर, दैट इज वाई ही कांट इनकॉर्पोरेट ऑल मैटर ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स रिपोर्ट। सारे मैटर तो वैसे भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट मे बी दैट सच पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर ब्रांच एंड हैविंग नो सिग्निफिकेंस फॉर द कंपनी। वो ब्रांच के लिए रेलेवेंट हो सकता है पर वो कंपनी के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एज अ होल। हैंस कंपनी ऑडिटर इज गिवन डायरेक्शंस विच इज़ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी ऑडिटर इज गिवन डिस्क्रिशन विच इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो एंड अ डिफॉल्ट, एनी डिफॉल्ट मेक द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिटर पुट हिज सस्पिशन ऑन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर। तो ठीक है, क्या लिख के रखा है कि कंपनी ऑडिटर के बाद एक डिस्क्रिशन है विच इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोई सा भी डिफॉल्ट जो हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, डिफॉल्ट मेक द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी डिफॉल्ट हुआ है तो ऐसे केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। कभी रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट हुआ तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी अपना सस्पिशन ऑन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर कभी लगाया हो तो। बाकी बट रिपोर्ट तो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की देखी तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इवन व्हेन ब्रांच ऑडिटर ऑडिटेड ब्रांच, अगर भले ही ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट करा है ब्रांच अकाउंट्स, ऑडिटर कैन विजिट ब्रांच। ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया है बट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर है वो विजिट कर सकता है ब्रांच और एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड्स को। सच राइट वॉन्ट बी फॉरफिटेड, ये राइट उससे नहीं छीने जाएंगे। उसके पास अप्रोप्रिएटली उसको डील कर सकता है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इवन व्हेन ब्रांच ऑडिटर ऑडिटेड ब्रांच, अगर ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच को ऑडिट किया है, इवन व्हेन ब्रांच ऑडिटर ऑडिटेड ब्रांच, ऑडिटर कैन विजिट द ब्रांच। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो ब्रांच को विजिट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड्स। सच राइट वॉन्ट बी फॉरफिट, सच राइट वॉन्ट बी फॉरफिट, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएटली डील विद इट। उस राइट को फॉरफिट भी नहीं किया जाएगा, उसको अप्रोप्रिएटली डील कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। सो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि अदर मैटर पैराग्राफ में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि जो उनके ओपिनियन है वो डिपेंड ऑन दी अदर्स रिपोर्ट। इनको ये बताना पड़ता है कि जो उनके ओपिनियन है वो डिपेंड ऑन दी अदर्स रिपोर्ट। इफ अ पर्टिकुलर ब्रांच इजंट गेट क्वालिफाइड ऑडिटेड देन ऑडिटर हैज़ टू डील विद सच फैक्ट एंड रिपोर्ट सच फैक्ट अकॉर्डिंगली। तो अगर ब्रांच isn't get audited then auditor has to deal with such fact and report such fact and deal accordingly। हाँ ठीक है, तो वो रिपोर्ट कर देगा पर्टिकुलर पॉइंट को, वो डील करेगा अकॉर्डिंगली। नॉन सी ए कैन ऑल्सो डू द ऑडिट प्रोवाइडेड ही इज क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट इनफ इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एंड लॉज ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। और ठीक है, पर जब नॉन सी ए, अगर इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि अगर नॉन सी ए अगर ऑडिट कर रहा है तो वो क्वालिफाइड और कैपेबल होना चाहिए इन लॉज ऑफ दैट कंट्री। अब प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसे केस में कि इवैल्यूएट करना। प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इवैल्यूएट करना। क्या इवैल्यूएट करना? कोई से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कुछ है क्या इसके ऊपर, कॉम्पिटेंट है कि नहीं वो पर्सन, ठीक है, तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट है क्या, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कुछ है क्या, वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑडिट ऑब्टेन करे कि नहीं करे, चेक द एडिक्वेसी ऑफ वर्क, क्लियरली मेंशन द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा,
कंसीडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसकी एडिक्वेसी, वो सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है कि नहीं लेता है, तो वो सब चीज़ें जो देखनी पड़ेगी क्योंकि वो सामने वाला नॉन सी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रावेंशन लीड्स टू क्वालिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन किया है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन जाता है। अब पेमेंट कंट्रोल बाय द कंपनीज एक्ट, कुछ स्पेसिफिक 3 पॉइंट है कि पेमेंट कंट्रोल बाय द कंपनीज एक्ट, जहाँ पे चैरिटेबल फंड, पॉलिटिकल फंड एंड साथ ही साथ एनडीएफ फंड के बारे में बातचीत है। छोटा सा ये पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चैरिटेबल फंड में, और कंट्रीब्यूट करते हैं चैरिटेबल फंड में तो 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, और वो जो 5% है वो बढ़ सकता है, पर वो बढ़ने के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में। पॉलिटिकल फंड के बारे में बात करें तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज जस्टिफाइड इन लॉ, पर कंट्रीब्यूशन जो है वो कैश में नहीं होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो है वो कैश में नहीं होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कर सकते हो पर कैश में नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिकल फंड को किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकते हो, फॉर रनिंग स्कूल, फॉर एनी पर्पज़। गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, डिस्क्लोजर बाकायदा आपको पीएनएल में देना पड़ता है, और कॉन्ट्रावेंशन करा है तो कंपनी को फाइन लगेगा 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और ऑफिसर को भी 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फाइन लगेगा। और स्मॉल कंपनी है जिसको 3 साल ही हुए हैं, ठीक है, स्मॉल कंपनी है जिसको 3 साल ही हुए हैं, तो ऑफिसर को तो फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा, और छोटी कंपनी नहीं वो कर सकती कॉन्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, छोटी कंपनी नहीं कर सकती, डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही एनडीएफ फंड की या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड फॉर डिफेंस, तो एनडीएफ या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड फॉर डिफेंस जैसे नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज पर्सन जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सच अमाउंट एज इट थिंग्स फिट, और सच डिस्क्लोजर इन पीएनएल अकाउंट, और डिस्क्लोजर देना पड़ता है पीएनएल अकाउंट में, इधर भी पीएनएल अकाउंट में। और इधर की बात नहीं करी है, पर इधर एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% है, और इधर भी जो है कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नीचे भी आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर सिनॉप्सिस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में ऐसा है कि बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स ऑफ पेपर इंक्लूड मोर देन मियरली बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंस इट इज अ वाइडर कंसेप्ट, such books since is a wider concept and such books of account has to be kept at registered office including books of branch office, तो branch office की books भी registered office में होना चाहिए। such books of account shall to be kept on accrual basis और double entry basis में होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में बी कैप्ट एट एनी अदर प्लेस, किसी दूसरी प्लेस पे भी आप रख सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, पर जो डिसीजन है वो डिसीजन के अंदर 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट में बी कैप्ट एट ब्रांच ऑफिस बट प्रॉपरली समराइज रिटर्न जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में उनको देने पड़ेंगे, तो वो ब्रांच ऑफिस में रखे पर उनको समराइज रिटर्न जो है प्रॉपरली समराइज रिटर्न जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में देने पड़ेंगे। फिर बात आती है कि ब्रांच ऑफिस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट ऑफिस में भी रख सकता है, सेपरेट ब्रांच ऑफिस में भी रख सकता है, पर समराइज रिटर्न उसको रजिस्टर्ड ऑफिस को देने पड़ेंगे। 8 साल के लिए बुक्स को रखना है, और अगर इन्वेस्टिगेशन है तो टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और पीरियड तो 8 साल है। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पीरियड को डायरेक्ट करेगी, और जो भी पीरियड को डायरेक्ट करी मतलब सिंपल सी बात है टिल द इन्वेस्टिगेशन, टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो कम से कम वो कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो रहे, ठीक है। और एट एवरी एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल लेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट स्टेटमेंट जहाँ पे सेलिएंट फीचर होंगे, ठीक है, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर, तो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर, ठीक है, और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी। ये सब होते हुए हमने ये जो है कंपनी ऑडिट, ये कंपनी ऑडिट का जो पर्टिकुलर पोर्शन है पार्ट 2 हमने ओवर किया। इसमें कुछ पॉइंट हो सकते हैं, मैंने माना कि कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि जो नहीं भी समझ में आए होंगे, पर ऐसा है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आए हों, बट ऐसा है कि आपने पेशेंटली इसको अगर सुना होगा तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्वेश्चन से इसको लिंक कर लेंगे, तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या नोट्स में किस तरीके से हमने इसको समझा था। तो जैसा हमने समझा था वैसा ही आंसर है कि नहीं है, ठीक है, तभी हमारा समझना वो रेलेवेंट होगा, राइट। तो हम इसको एक बार क्वेश्चन से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का होगा। स्पेसिफिकली इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, एंड क्वेश्चन आंसर के साथ नोट्स को भी हम समझते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।